कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे हम लोग बंगाल विजय देख लिए थे कि अंग्रेजों ने कैसे बंगाल पे विजय की, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल के बाद मैसूर विजय की। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बंगाल और मैसूर के बाद अंग्रेजों ने कैसे मराठा साम्राज्य पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मराठा। देखिए, मराठा नाम सुनते हैं तो दिमाग में ख्याल आता है शिवाजी महाराज का, जो मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा हुए और सबसे शक्तिशाली शासक भी हुए। जो मराठा साम्राज्य का सबसे महान शासक है शिवाजी महाराज, जो सबके दिमाग में आता है। हम अंग्रेजों ने कैसे मराठा साम्राज्य को जीता, इससे पहले हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार मराठा साम्राज्य का बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है। मराठा साम्राज्य में कैसे अंग्रेजों ने धीरे से मराठा साम्राज्य में घुसपैठ किया और किस रणनीति के तहत उन्होंने मराठा साम्राज्य में घुसपैठ कर दिया और मराठा साम्राज्य साम्राज्य में अपनी विजय की तिलक और झंडा फहराया। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि शिवाजी महाराज से देखते हैं हम। देखिए, 1627 से 1680 ईस्वी। देखिए, 1627 से 1680 ईस्वी तक जो मराठा में शिवाजी का शासन रहा। किसका शासन रहा? मराठा में शिवाजी का शासन रहा। शिवाजी शिवाजी महाराज। मराठा जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य को हम समझते हैं। देखिए देखिए, ये हो गया हमारा भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, एक लोग को पता है बंगाल, एक बंगाल प्रांत है। ये जो प्रांत आप लोग देख रहे हैं बंगाल प्रांत है। आप इस बंगाल प्रांत से परिचित हैं। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक प्रांत था, जैसे यहाँ पे एक प्रांत था, यहाँ पे एक प्रांत था। ठीक है ना, जैसे मद्रास प्रांत था। वैसे ही जैसे मैसूर था, यह निजाम, और ये सब प्रांत है। ये जो प्रांत देख रहे हैं ना, ये प्रांत, ये था मराठा साम्राज्य। ये जो प्रांत है ये था मराठा साम्राज्य था। और मराठा साम्राज्य के जस्ट बगल में थे निजाम, और मराठा साम्राज्य के बगल में थे मैसूर। ठीक है, ये सब इनकी जो प्रतिद्वंदी थी, प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी शक्तियाँ थी, क्षेत्रीय पड़ोसी शक्तियाँ भी थी। मैसूर हो गया, निजाम हो गया और मराठा साम्राज्य हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं मराठा साम्राज्य 1627 से 1680 ईस्वी तक शिवाजी महाराज का शासन रहा मराठा साम्राज्य में। और मराठा जो साम्राज्य था काफी विस्तृत और काफी शक्तिशाली साम्राज्य था। शिवाजी के टाइम में काफी एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। एक बात पता है, जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है और शिवाजी महाराज होते हैं। शिवाजी महाराज, देखिए ये हुए शिवाजी महाराज, इनके दो पुत्र थे। ये हो गया शिवाजी महाराज, जिनका शासन कब तक रहा? शासन रहा इनका 1680 तक। 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और 1680 में इनके कौन यहाँ का शासक बनता है, जिसको पेशवा कहा जाता है, तो उन्हें शिवाजी महाराज। ठीक है, बात आती है इनका ज्येष्ठ पुत्र था, उनका नाम था संभाजी। संभाजी जो इनका ज्येष्ठ पुत्र थे, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र। शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था, उनका नाम था संभाजी। और जो शिवाजी का छोटा बेटा था उसका नाम था राजा राम। ठीक है, इनका नाम था राजा राम। तो बात होता है कि शिवाजी जब 1680 ईस्वी में मृत्यु होती है शिवाजी महाराज जब मृत्यु होती है, तो इनका पुत्र को, जो ज्येष्ठ पुत्र है, इनको गद्दी पर बैठाया जाता है। इनको गद्दी पर बैठाया जाता है 1680 से 89। अब बात आता है 1689 में क्या हुआ। 1689 में संभाजी के युद्ध में मृत्यु हो गई, क्योंकि मुगलों से लगातार युद्ध चल रहे थे उस टाइम। और मुगलों से युद्ध के क्रम में 1689 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। और 1689 में संभाजी की मृत्यु होती है, तब उनका जो छोटा बेटा था जिसका नाम था राजा राम, इनको गद्दी पर बैठाया जाता है। 1689 से 1700 ईस्वी, यही समय है 1700 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1689 से 1700 ईस्वी तक इस जो मराठा साम्राज्य का जो पेशवा होता है, शासक होता है, वो कौन थे? राजा राम जी, राजा राम इनका नाम था। ठीक है। बात होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र थे संभाजी, जब 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 राजा राम, जो राजा राम थे, इनका भी 1700 ईस्वी में युद्ध में मृत्यु हो जाती है। युद्ध तो लगातार चलते होते हैं, चलते रहते हैं, और युद्ध में 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम की। बात होता है अब शासक कौन बने, क्योंकि अब बात आता है कि शासक कौन बने। एक विकल्प था, जब 1689 ईस्वी में जब संभाजी की मृत्यु होती है, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था शाहू। शाहू, इनका नाम क्या था? संभाजी के बेटे का नाम था शाहू। लेकिन शाहू को अंग्रेजों ने अपने कैद खाने में डाल दिया था। सॉरी, शाहू को मुगल साम्राज्य ने, मुगल शासक ने अपने कारखाने में डाल दिया था। इस शाहू जी महाराज जो थे, इनको अपने कारखाने में डाल दिया था कि तुम बंदी बनकर अपने रहो। इनके पिताजी संभाजी को मारकर उनके बेटे को, शाहू को, मुगल कैद खाने में डाल दिया गया था। मुगल कैद, देखिए जो शाहू जी थे, इनको मुगल कैद खाने में 1689 में डाल दिया गया। 1689 में संभाजी की मृत्यु होती है। अब देखिए, इनके पुत्र को शासक बनना चाहिए, लेकिन इनके पुत्र जेल में जाता है कि मुगलों का अधीन, मुगलों के कार्यकाल में, मुगल जो साम्राज्य था उसके अधीन, उसके मुगल कैद में चला जाता है शाहू। और जो इनका छोटा बेटा था राजा राम, 1689 से 1689 में इसको गद्दी पर बैठाया जाता है, और 1689 से 1700 ईस्वी तक इस शासन करता है। यहाँ पे मराठा साम्राज्य के शासक रहता है। ठीक है। बात आता है 1689 से 1700 ईस्वी। ठीक है। तो देखिए 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है युद्ध में। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ क्या अब बात आती है कि शासक किसको बनाया जाए। अब बात आती है शासक किसको बनाया जाए, क्योंकि शाहू तो जेल में थे, शाहू थे नहीं, और इनको किसको शासक बनाया जाए। तो बात वो होता है कि अब कोई नहीं है, इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। ताराबाई, देखिए जो इनका राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई, जो पत्नी थी। तो कहा जाता है कि यही गद्दी संभालेंगे, जो ताराबाई थी। तो ताराबाई 1700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक गद्दी संभालती है। अब आता है कि 1707 तक इन गद्दी क्यों संभालती है। देखिए आपको पता है, जैसे मुगल साम्राज्य था, मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, वैसे ही मुगल साम्राज्य काफी कमजोर पड़ जाता है। मुगल साम्राज्य था, उसके बाद से कोई स्थिर शासक नहीं बनता वहाँ पे जो गद्दी को संभाल सके। वहाँ पे सत्ता के लिए युद्ध होने लगते हैं, आपसी संघर्ष होने लगते हैं। इसी क्रम में शाहू जी को रिहा कर दिया जाता है। शाहू जी महाराज को जेल से छूटते हैं, मुगल कैद खाने से 1707 ईस्वी में रिहा होते हैं। 1707 ईस्वी में इनको रिहाई मिलती है। 1707 ईस्वी में इनको रिहाई मिलती है। ये जाते हैं, जो साहू जी महाराज जाते हैं अपनी चाची के पास। साहू जी महाराज जाते हैं अपनी चाची के पास, जो इनकी चाची थी, साहू जी महाराज की चाची थी ताराबाई। ताराबाई के पास जाते हैं, कहते हैं कि चाची अब मैं आ गया हूँ, आप मुझे गद्दी मुझे दे दो। जो मराठा साम्राज्य की गद्दी पर आप बैठी हो, इसका वास्तविक हकदार मैं हूँ, और मैं आ गया हूँ, गद्दी मुझे मुझे दे दो। ये बोलती है कि नहीं, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। जो ताराबाई है, ये बोलती है कि नहीं, मैं गद्दी तुम्हें नहीं दूंगी। इसके कारण 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में एक युद्ध होता है। किसके किसके बीच? शाहू और ताराबाई के बीच। इस युद्ध को कहते हैं छितवा का युद्ध। छितवा का युद्ध। देखिए
1707 ईस्वी में साहू जी महाराज और उनकी चाची थी ताराबाई, ताराबाई के बीच गद्दी के लिए युद्ध होता है, क्योंकि ताराबाई जो थी चाची थी शिवाजी के महाराज, गद्दी छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मराठाओं का कमान छोड़ना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से साहू जी महाराज ने क्या किया, चाची के साथ युद्ध लड़ा, छितवा का युद्ध। छितवा प्रांत है मराठा साम्राज्य में था, उसी छितवा प्रांत में इनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध में साहू जी महाराज की जीत हुई। ठीक है, साहू जी महाराज गद्दी पर बैठते हैं। बात आता है 1707 में साहू जी महाराज छत्रपति बनते हैं। 1707 छत्रपति साहू जी महाराज। देखिए 1707 ईस्वी में छत्रपति साहू जी महाराज कहलाने लगते हैं, क्योंकि छत्रपति की उपाधि उनको मिलती है। छत्रपति जो उस टाइम था, जो मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक, एक था पेशवा, ठीक है, एक था छत्रपति का पद था। छत्रपति जो कुछ समय पहले छत्रपति के पद पर ताराबाई जी विद्यमान थी, बैठी हुई थी, जो पूरा मराठा साम्राज्य के शासन कर रही थी छत्रपति के रूप में। ठीक है, लेकिन जब साहू जी महाराज आते हैं तो साहू जी महाराज छत्रपति साहू जी महाराज कहलाते हैं। छत्रपति का उपाधि धारण करते हैं, छत्रपति की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन बात आता है अब पेशवा किसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पेशवा किसको नियुक्त करते हैं। देखिए बात आता है 1713 ईस्वी। देखिए 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। पेशवा 1730 ईस्वी में 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जाता है कि आप पेशवा की गद्दी पर बैठिए और शासन संभालिए। बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठते हैं। छत्रपति कौन थे? साहू जी महाराज। साहू जी महाराज ने क्या किया, 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ जी को, बालाजी विश्वनाथ इनका नाम था, इनको पेशवा गद्दी पर बैठाया। इनकी नीति क्या है, अब हम लोग समझते हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ थे इनकी नीति क्या है। इनकी नीति के बारे में देखते हैं कि इन्होंने कैसे शासन किया। आता है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1713 ईस्वी से इन्होंने 1720 ईस्वी तक 1713 से 1720 ईस्वी तक इन्होंने मराठा साम्राज्य की गद्दी पर विराजमान रहे, मराठा साम्राज्य का शासन किया। जब पेशवा साहू जी महाराज, जब छत्रपति साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में यहाँ पे विद्यमान किया, नियुक्त किया कि आप बने रहिए पेशवा 1713 ईस्वी में, तो फिर क्या, जब इन्होंने गद्दी संभाली तो उसके बाद से इन्होंने अपनी नीतियों को चेंज की। और इनकी समझते हैं कि कौन कौन सी नीतियाँ है। सबसे पहला नीति देखते हैं, चौथ कर लगाने का अधिकार। चौथ कर लगाने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया। देखिए क्या होता है, पहली बात ये होता है कि जब छत्रपति साहू जी महाराज ने जब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में नियुक्त करते हैं 1713 ईस्वी में, तो उन्होंने जो चौथ कर था, जैसे मराठी साम्राज्य में 2 कर लगाए जाते थे, एक सरदेशमुखी कर था, एक चौथ कर था। जो चौथ कर था, इस चौथ कर को लगाने का अधिकार
मराठाओं को, जो मराठा सरदार थे, जो मराठा साम्राज्य में जो मराठा सरदार थे, उनको यह कर लगाने का अधिकार दे दिया कि जाओ अपने प्रांत में जो लोग हैं, जो मराठा है या गैर मराठा है, उन पे इस चौथ कर आरोपित कर दो। ठीक है, और यह चौथ कर लगाओ और चौथ कर आप लोग वसूल लो। जो सरदार थे, जो मराठा सरदार थे, जो मराठा साम्राज्य में जो उनके मंत्रिमंडल के जो समूह में जो बहुत सारे सरदार थे, उन सरदारों का अधिकार दिया कि चाहिए आप लोग मराठा साम्राज्य में चौथ कर वसूल कीजिए। कि एक चौथ कर वसूलने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पे इनसे नाराज हुए। ठीक है, जो इस नाराजगी का परिणाम इनको बाद में भुगतना पड़ा। और हम देखते हैं इनकी दूसरी नीति क्या है। 1719 ईस्वी में 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल अधिकारी 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं के साथ एक संधि की। देखिए 1719 ईस्वी में जो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साहू ने जो पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को वहाँ पे नियुक्त किया था कि आप जाइए, आप पेशवा की गद्दी को संभालिए। ये तो पेशवा थे, इसको देखिए, पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जी क्या करते हैं कि जो उस टाइम मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के शासक था फर्रुख शेर से आप लोग परिचित हैं। जो मुगल साम्राज्य का शासक था फर्रुख शेर, उसका एक अधिकारी था जिसका नाम सैयद बंधु। इसमें दो भाई थे, एक थे अब्दुल्ला खां, एक थे हुसैन अली, दो भाई थे। इनको सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। लेकिन बात ये होती है कि जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता है तो 1713 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक इनकी जो मुगल साम्राज्य के अधिकारी थे, इनका जो शक्ति है काफी मुगल साम्राज्य में बढ़ जाता है। ये मुगल साम्राज्य का विरोधी थे, मुगल साम्राज्य में रहते हुए मुगल साम्राज्य का विरोध कर रहे थे, क्योंकि यह मूल रूप से भारतीय थे। बात होती है कि मुसलमान थे, लेकिन बहुत पहले भारत में आ चुके थे। इनके पूर्वज भारत में निवास करते थे और इनका जो मुगलों का जो शासन था भारत में, ये उस शासन को हटाना चाहते, समाप्त करना चाहते थे और वो हमेशा मुगलों का विरोध करते थे। लेकिन जब सत्ता मजबूत थी, जब औरंगजेब का शासक था, सैयद बंधु कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब शासन आता है, जब शासन कमजोर पड़ती है, जब फर्रुख शेर शासक बनता है, तो उसके बाद से इनकी शक्तियाँ काफी मजबूत हो गई। जो थे सैयद बंधु, इनकी शक्तियाँ काफी मजबूत हो गई मुगल साम्राज्य में। बात आता है 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने इनसे एक संधि की। अब संधि में हुआ क्या? संधि में दो बातें हुई। देखिए संधि हम समझते हैं। जो संधि की उसमें सैयद बंधुओं से जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने कहा देखिए कि आप मुझे मराठा साम्राज्य साथ साथ में दक्षिण के जितने प्रांत हैं वहां पे हमें कर वसूलने का अधिकार दीजिए। आप मुझे, इन्होंने सैयद बंधु से कहा बालाजी ने, आप मुझे अधिकार दीजिए, जो मुगल ओर से वैधानिक रूप से मुझे अधिकार दीजिए कि मैं दक्षिण के प्रांत में कर वसूल सकूं। और मेरा तो लगाया एक वैधानिक कर हो, कि मेरे कर को मान्यता प्राप्त हो, कि मैं जो कर लगा रहा हूँ एक मान्य हो। और पूरा जो जितने मुगल प्रांत थे, मुगल प्रांत में दक्षिण के साइड में, दक्षिण में जितने भाग थे मुगल प्रांत, जो मुगल प्रांत में थे या मुगल प्रांत से अलग होकर टूटकर एक जैसे अलग राज्य बन चुके थे, जैसे मैसूर हो गया, निजाम हो गया, इन सब पे कर लगाने का अधिकार मुगल बादशाह से मांगता है। कौन मांगता है? तो बालाजी विश्वनाथ ने इनसे संधि कर दी है सैयद बंधुओं से। इन्होंने कहा ठीक है भाई, आपको अधिकार मैं देता हूँ, अधिकार मिलता है कि आप ऐसा करो, आप वहाँ पे टैक्स लगाओ, टैक्स वसूलो, लेकिन सैलिना एक साल में 10 लाख रुपया आपको मुगल घराने में भेजना है। कितना? एक साल में 10 लाख। बात क्या होती है?
दक्षिणी प्रांत में कर लगाने का अधिकार, दक्षिणी प्रांत में कर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ। बात हुई दक्षिणी प्रांत में कर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक तो पॉइंट ये हो गया, इस संधि में हुआ था, जो संधि हुई थी इस संधि में हुआ था, एक तो एक ये पहला बात ये हुई कि जो थे बालाजी विश्वनाथ इनको अधिकार मिल गया कि आप दक्षिण प्रांत में कर लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ देखा जाए इनकी कर को वैधानिक मान्यता, कर को वैधानिक कर को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। अब इसके बदले में जो दक्षिण में इनके कर लगाने का अधिकार दिया गया और इनके कर को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई, और इसके साथ साथ इस संधि में कहा गया कि 10 लाख रुपए 10 लाख मुगल घराने को, मुगल सम्राट को देना है प्रति वर्ष। कि 10 लाख रुपया मुगल घराने को देना है प्रति वर्ष, कि आपसे आपको अधिकार दिया जाता है कि इस प्रांत में दक्षिणी प्रांत, ये है दक्षिणी प्रांत साउथ इंडिया, इस दक्षिणी प्रांत में आप टैक्स लगाइए, टैक्स वसूलिए अपने, यहाँ पे जो टैक्स आपका जो टैक्स है, जैसे सरदेशमुखी हो गया, चौथ कर हो गई, इस कर को आप वसूलिए, मैं आपको वैधानिक मान्यता प्राप्त करता हूँ। और इसके बदले में अब कहा सैयद बंधु ने कहा कि आपको अगर आपसे अगर हम लोग मदद के लिए बुलाएं, अगर मुगल साम्राज्य पे किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है, अगर हम लोग सैयद बंधु बोलते हैं, अगर हम लोग आपको सहयोग के लिए बुलाते हैं तो आपको पूरा सेना के साथ दमखम के साथ आकर मेरा सहयोग करना पड़ेगा। समझिए, जो मुगल घराना था, मुगल प्रांत था, यहाँ पे दिल्ली में मुगल प्रांत था, वहाँ पे जो सैयद बंधु कहते हैं कि ठीक है, आपका जो जितना मांग है हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आपको भी अपने पूरा सेना के साथ आके सहयोग करना पड़ेगा मेरा वहाँ मुगल साम्राज्य को कायम रखने के लिए। ठीक है, तो सैयद बंधु की इस शर्त को मराठाओं ने स्वीकार कर ली, बालाजी विश्वनाथ ने स्वीकार कर ली। अब आता है 1919, बात होती है 1719 की बात है। अब 1719 में क्या होता है कि जो 1719 में ही सैयद बंधुओं ने बुलाया इनको, बालाजी विश्वनाथ एक संदेश भेजा, लेटर भेजा, और कहा कि आपके सैन्य समूह की आवश्यकता है, मुझे जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ शासक है, इस शासक को मुझे हटाना है। जो शासक शासन कर रहा है, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर है, इस शासक को मुझे यहाँ से गद्दी से हटाना है, क्योंकि यह शासक सही नहीं है, वैसा शासक नहीं चाहिए मुझे जो मुगल साम्राज्य का शासन संभाले, जो एक अनैतिक व्यक्ति हो। इसी कारण से सैयद बंधु ने एक सहयोग मांगा इनसे 1719 ईस्वी में। और 1719 ईस्वी में जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने अपने दमखम के साथ पहुंचे वहां पे मुगल दरबार में, और फर्रुखसियर को इन्होंने मिलकर मार डाला। फर्रुखसियर की मृत्यु होती है। फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद यहाँ के जो शासक, जो यहाँ मुगल साम्राज्य का जो नवाब बनता है, उसका नाम है रफी उल हरजत। ठीक है, हरजत नाम है उसका, रफी उल हरजत। इसको क्या किया था, रफी उल हरजत को, रफी उल हरजत, देखिए रफी उल हरजत, रफी उल हरजत को मुगल साम्राज्य का जो थे रफी उल हरजत, इनको
मुगलों का कमांड संभाला जाता, कहता है कि ठीक है अब मुगल साम्राज्य का बादशाह आप हुए, मुगल साम्राज्य का सम्राट आप हुए, रफी उल हरजत। ठीक है, तो ये 1919 की बात है। बात आता है कि 1920 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1920 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। 1919 तक उनका शासन चलता है। 1919 में जो इनकी नीतियाँ थी, हम लोग देखें कि कैसे उन्होंने मराठाओं से, कैसे उन्होंने मुगलों से अधिकार प्राप्त किया, कि कैसे उन्होंने मुगलों से अधिकार प्राप्त किया कि अब जो हम लोग कर लगाएंगे, जो हम लोग टैक्स लगाएंगे वो मान्य होगा, वैधानिक होगी। एक इतिहासकार हुआ रिचर्ड नाम का, वो इतिहासकार कहता है कि मुगलों के द्वारा जारी किया गया 1719 ईस्वी में मुगलों के द्वारा जारी किया गया जो दस्तावेज था, जो मराठाओं के लिए जो संधि थी, उस वह संधि मराठाओं के मैग्ना कार्टा का काम करता है। मैग्ना कार्टा मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा का नाम देता है। एक इतिहासकार था जिसका नाम था रिचर्ड कहता है कि जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा का नाम देता है कि मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा का नाम देता है उसको। ठीक है, कि मराठाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी विजय थी। उन्होंने जो पूरे भारत के शासक थे, जो उन्होंने पूरे भारत के शासक थे, जो मुगल बादशाह थे, उनसे अधिकार प्राप्त करता है कि इस क्षेत्र में हम लोग टैक्स लगाएंगे, इसको मैग्ना कार्टा का। अब इसके बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में आप लोग सुने ही होंगे, बाजीराव। अब हम लोग बाजीराव प्रथम के बारे में देखेंगे कि बाजीराव प्रथम ने कैसे शासन किया। ठीक है, बाजीराव प्रथम, जिसको इतिहास में बाजीराव के नाम से जाना जाता है। बात होती है बाजीराव प्रथम। इनकी गद्दी इनको 1720 से 1740 ईस्वी तक, 1720 से 1740 ईस्वी तक इन्होंने मराठा साम्राज्य का पेशवा के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इस टाइम जो छत्रपति थे वो साहूजी महाराज थे। साहूजी महाराज इनको नियुक्त किया, बाजीराव प्रथम को नियुक्त किया, कहा कि आपको आप पेशवा के रूप में रहिए, आप शासन संभालिए। इनकी जो नीतियाँ थी, इन्होंने आते ही इन्होंने सत्ता ग्रहण करते हैं ये स्पष्ट कर दिया, सत्ता ग्रहण करते हैं स्पष्ट कर दिया, कहा कि जर्जर वृक्ष, इनका कहना था कि जब वृक्ष जर्जर हो जाती है ना, जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार कर देना चाहिए, जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार कर देना चाहिए, कि उसके बाद यूं ही उसकी जो शाखाएं होती है वो गिर जाती है। इनका कहने का तात्पर्य था कि अगर जर्जर वृक्ष हो, अगर कोई वृक्ष हो, मान लीजिए अगर कोई वृक्ष हो, इसकी तनाएं हो गई, इसकी भुजाएं हो गई, ठीक है, कहते हैं कि जर्जर वृक्ष, एक वृक्ष हो गया, इस जर्जर वृक्ष के अगर तने पर प्रहार कर दिया जाए, तने पे इसको काट दिया जाए, तो वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है, अपने आप ही नीचे गिर जाती है। इनका कहने का तात्पर्य था, उनका संकेत था स्पष्ट रूप से मुगलों के प्रति, क्योंकि मुगल की सत्ता काफी कमजोर हो चुकी थी उस टाइम। ठीक है ना, मुगल की सत्ता काफी कमजोर हो जाने के कारण इनका मानना था कि अब मेरे साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य, एक सबसे महान और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का इन्होंने शपथ लिया कि मैं अपने साम्राज्य को काफी शक्तिशाली, समृद्ध साम्राज्य बनाकर रहूंगा और मुगलों को मैं खत्म कर दूंगा। उन्होंने मुगलों को जर्जर वृक्ष से तुलना की और कहा जर्जर वृक्ष को कितने प्रहार कर देना चाहिए जिसके कारण उसकी शाखाएं ऑटोमेटिक टूट के नीचे गिर जाती हैं, इस शाखाओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस एक आध दो शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी नीचे, जितनी शाखाएं होंगी सारी गिर जाएंगी। ठीक है, तो इनकी नीति समझ में आता है, जो बाजीराव थे इनकी नीति समझ में आता है कि कैसे इन्होंने आते ही स्पष्ट कर दिया कि मुगलों को मुझे हराना है और अपने साम्राज्य को एक शक्तिशाली, एक सबसे समृद्ध, भारत में सबसे महान साम्राज्य स्थापित करना है, पूरे भारत पर कब्जा मेरी होनी चाहिए, कि पूरे भारत को मेरा ही शासन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये देखते हैं कि जो बाजीराव जी थे, जो बाजीराव थे, इनको सबसे महान शासक माना जाता है। किस बात के लिए? तो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली, जो शिवाजी महाराज जो गोरिल्ला युद्ध, जो छापामार युद्ध, एक होता है गोरिल्ला युद्ध प्रणाली जिसको छापामार युद्ध भी कहा जाता है, तो गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का जो प्रणाली होता है, उस प्रणाली में सबसे दक्षित थे महाराज शिवाजी महाराज। उसके बाद से इस प्रणाली में सबसे योग्य जो हुए वो हुए बाजीराव। ठीक है, इनका शासन भी काफी समृद्ध और काफी अच्छे तरीके से 1720 से 1740 तक चला। लेकिन इनके साम्राज्य में हम देखते हैं एक इनके साम्राज्य के अंतर्गत एक सहयोग मांगने के लिए एक बुंदेलखंड का साम्राज्य,
और बुंदेलखंड का साम्राज्य पे बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। बुंदेलखंड के साम्राज्य पे बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया, तो बुंदेलखंड ने बाजीराव से मदद मांगी कि आइए, आप मराठा हैं, आप शक्तिशाली हैं, आइए मुझे मेरा मदद कीजिए। और बाजीराव ने मदद करने के लिए गए बुंदेलखंड पहुंचे मदद करने के लिए, और मदद भी की और उनके राज्य को बचाया, जिसके एवज में बुंदेलखंड की बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी जायदाद इनको प्राप्त हुई। बुंदेलखंड के बहुत सारे भूभाग थे जो इन्हें मिला, उपहार स्वरूप मिला, खुशी से मिला कि बाहरी आक्रमणकारों से आपने मुझे मेरी रक्षा की है, मेरी मदद की है। और इसी क्रम में इनका मुलाकात होता है मस्तानी से। मस्तानी और बाजीराव की जो प्रेम कथा है वो सबको पता है कि इनका प्रेम कथा काफ़ी महान प्रेमी भी हुए थे जो बाजीराव थे। बाजीराव मस्तानी के नाम से एक मूवी बनी हुई है, जिस मूवी को आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी। तो वही थे बाजीराव जो 1720 से 1740 से तक मराठा साम्राज्य इनके कंट्रोल में रहा, और मराठा साम्राज्य के पेशवा के रूप में थे, इन्होंने सत्ता संभाली थी। अब इनकी बातों को, इनकी नीतियां को हमको समझते हैं, लिख के समझते हैं। देखिए, इन्होंने मुगल सत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया कि मैं मुगल जर्जर पहले इसको काट दूंगा, मैं इस मुगल सत्ता को समाप्त कर दूंगा। छापेमार युद्ध प्रणाली में दक्ष थे। छापेमार युद्ध प्रणाली में काफी दक्ष थे, और इनके बारे में हम देखते हैं, इन्होंने बुंदेलखंड की रक्षा की, बदले में इन्हें बुंदेलखंड का कुछ भूभाग प्राप्त हुआ, और इसी क्रम में इनकी मुलाकात मस्तानी से होता है। मस्तानी साहिबा से इसी क्रम में क्या मुलाकात किससे होता है? मस्तानी साहिबा से मुलाकात होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ने देखा है कि किस प्रकार बंगाल युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जब मराठा साम्राज्य विजय करने की कोशिश की, तो उसके पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड को समझा कि कैसे कि मराठा साम्राज्य में जो शासक में जो छत्रपति शिवाजी थे, उनके बाद जो साहू जी की चाची थी, साहू जी की चाची ने गद्दी संभाला। साहू जी आए 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी आए, उन्होंने गद्दी संभाला। कैसे उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को गद्दी पर बैठाया, और बालाजी विश्वनाथ ने कैसे अपने कूटनीति के दम पर एक ऐसी संधि कर ली जिसको इतिहास में मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा गया, एक इतिहासकार रिचर्ड द्वारा कहा गया। किस प्रकार फारूक शेर को मारकर और वहाँ पे एक नए युग शासक को मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया जाता है।
उसके बाद हम लोग देखा कि बाजीराव प्रथम आए 1720 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम को गद्दी बैठाया जाता है। बाजीराव प्रथम ने उनकी जो मुगल सत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया। मुझे बाजीराव वही बाजीराव हैं जिन्होंने बुंदेलखंड की रक्षा की और उनकी मुलाकात मुस्तानी साहिबा से होती है वहीं पे। बाजीराव ने छापेमार युद्ध में कौशल व्यक्ति थे, एक योग्य व्यक्ति थे, जो शिवाजी के बाद इनका स्थान आता है और इनका नाम इतिहास में जाना जाता है, काफी विख्यात व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना देखा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद 1740 में जो कैसे 1740 ईस्वी में एक नए युग बालाजी बाजीराव ने गद्दी संभाली और कैसे उनकी नीतियों के बारे में समझेंगे। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।